हेलो एवरीवन, वेलकम 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 बेटा, स्वागत है सभी का। बेटा एक बात बताओ, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया था अपॉइंटमेंट के बारे में। याद है कि अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रेजिग्नेशन कैसे होता है, रिटायरमेंट कैसे होता है। आज उसी डायरेक्टर की बात करने वाले हो बेटा, और आज टॉपिक चलने वाला है रिमूवल के ऊपर। मतलब जिसको पहले अपॉइंट किया अगर निकालना हो तो क्या करोगे, या कौन कौन से प्रोविजन फॉलो किए जाएंगे रिमूवल के रिगार्डिंग। और हम बात करेंगे आज अपनी क्लास के अंदर रेम्यूनरेशन के बारे में, कि डायरेक्टर को कितना पैसा मिलता है। और इसके ऊपर हमेशा एक एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि भैया बताओ रेम्यूनरेशन की अमाउंट कितनी होगी। तो लीजिए गाइस, आज 3 पार्ट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद में ये डायरेक्टर वाला पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा एग्जैक्टली बेटा। तो पहला हम पढ़ेंगे रिमूवल के बारे में, फिर हम बात करेंगे रेम्यूनरेशन के बारे में, और फिर हम बात करेंगे पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में। चले आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले बोल दिया बेटा, आपके जो नोट्स अभी आपको मैं करवा रहा हूं ये आपके मॉड्यूल से थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। इन शॉर्ट, मॉड्यूल में जो पैराग्राफ फॉर्म में दिया है उसी को अच्छे स्पेसिफिक मोड के अंदर, और जो प्रोविजन मॉड्यूल में मिसिंग कर दिया गया है उस टॉपिक के अंदर, वो ऐड ऑन करके मैं आपको क्लास दे रहा हूं बेटा। ठीक है, आओ समझते हैं। तो लिसन टू मी गाइस, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने वाले में लाल रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, सेक्शन नंबर 169। सीखना किस तरीके से रिमूवल होता है, इसका एक पार्ट हम लोग पहले कभी कर चुके हैं, बिकॉज रेजिग्नेशन वाले पार्ट भी रिमूवल का हिस्सा बनता है, वो हम पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। लेकिन अभी फिर भी मैंने नोट्स में मेंशन किया है। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं बात को। चलो लिसन टू मी गाइस, समझना। क्या इट इज पॉसिबल टू ऐड और रिमूव ए डायरेक्टर। सुनते रहो भैया, ये पॉसिबल है कि डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाए, ऐड किया जाए, या रिमूव कर सकते हो। कैसे? फ्रॉम द कंपनी एनी टाइम। भैया कंपनी जब रिक्वायरमेंट होगी, जब नीडफुल होगा, उसी टाइम पे डायरेक्टर को निकाल सकते हो। आगे बात करते हैं। कह रहा देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर व्हाई डायरेक्टर इज रिमूव्ड। अब बात करते हैं वो कौन कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से एक डायरेक्टर को बाहर निकाला जा सकता है। आपको रीजन पता होना चाहिए, आपको रीजन पता होना चाहिए। हालांकि कुछ रीजन आपको पता है, एग्जांपल नॉट डिस्क्वालीफाई, अगर डिस्क्वालीफाई है तो निकाल दोगे, मिसकंडक्ट किया तो निकाल दोगे, कोर्ट ने उसको दोषी करार दिया, कन्विक्ट करार दिया, तब भी निकाल सकते हो। तो ये बातें पता है ना, आओ रीडिंग करते हैं, समझते हैं। चलो, तो पहली बात है हमारे पास में रीजंस के बारे में, कि वो रीजन कौन कौन से हैं जिसकी वजह से एक डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे वेज की, मतलब कौन कौन से मोड है जिस मोड से रिमूवल होता है। चले आओ बात करते हैं। पहला पॉइंट मेरे लाल, सुनना ध्यान से। डायरेक्टर को रिमूव करने के कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन समझना, टू इनकर एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन। अब मुझे बताओ, अगर कोई डायरेक्टर है जो कि किसी पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया, रिमेंबर डिस्क्वालीफाई किया उसने, फॉल्स पर्टिकुलर्स फिलअप किए, नाउ प्लीज टेल मी, ऐसी सिचुएशन के अंदर उसे रखोगे डायरेक्टर? नहीं, निकाल सकते हो। नंबर टू, इफ दे अपसेंट देमसेल्फ फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग ओवर 12 मंथ्स। याद रखना, अगर कोई डायरेक्टर, ये है इंपॉर्टेंट, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। नॉर्मली डिस्क्वालीफाई का बच्चों को पता होता है कि डिस्क्वालीफाई किया गया तो निकाल सकते हो, लेकिन आपको पता है अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग में 12 महीने तक इन्वॉल्व ना हो, या उसका पार्टी उसमें पार्टिसिपेट ना करे, तो भी उस डायरेक्टर को रिमूव कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। चले नेक्स्ट पे आता हूं। तो 2 पॉइंट कौन सा है? डिस्क्वालीफाई। तीसरा कौन सा हमारे पास, सेकंड कौन सा है, कि अगर 12 महीने तक उसने बोर्ड मीटिंग को अपने पास प्रेजेंट नहीं रहा, उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, तब भी निकाल देते हो। नेक्स्ट पे आता हूं बेटा, कि इफ दे एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 184। आपका सेक्शन 184 क्या बोलता है पता है बेटा आपको? सेक्शन 184 बोलता है कि भैया अगर डायरेक्टर, आपने पढ़ा था लेक्चर्स में, अगर डायरेक्टर का किसी और कंपनीज के अंदर कोई शेयर होल्डिंग है, कोई स्टेक है, कोई इन्वेस्टमेंट है, तो उसे डिस्क्लोज करना होता है। अब बताओ, अगर डायरेक्टर बनते समय अपॉइंटमेंट के दौरान उसने डिस्क्लोज नहीं किया था, सोच के देखो ना, अगर कोई डायरेक्टर अपने अपॉइंटमेंट के टाइम पे डिस्क्लोज नहीं करता, नहीं बताया उसने कि मेरा किस किस कंपनी में कितना कितना शेयर होल्डिंग है, नाउ प्लीज टेल मी, और बाद में पता चला कि जिन कंपनी से वो डीलिंग करवा रहा था, वो कंपनी कौन सी थी? वो वही कंपनी थी जिसके अंदर शेयर होल्डिंग है उसका। नाउ प्लीज टेल मी, ऐसी सिचुएशन में रखोगे डायरेक्टर्स को? नहीं, निकाल देंगे धक्के मार के। आगे आते हैं, तो नेक्स्ट कौन सा है? थर्ड पॉइंट आ गया। देखो बेसिक प्रोविजन है, सारे समझने अपने पास में, जहां इंपॉर्टेंट होगा लिखूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आओ। बताओ बेटा अगला प्रोविजन क्या, अगर कोर्ट या एनसीएलटी ट्रिब्यूनल, कोर्ट या ट्रिब्यूनल किसी को डिस्क्वालीफाई बना दे, आप जानते हो ना, इनके पास तो भैया कोर अथॉरिटी है, जिसको मन चाहे उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं ना, व्हेन द कोर्ट फील्स फिट डिस्क्वालीफाई कर देगा। तो बताओ अगर कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया हो तो उस केस में भी उसे रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट पे आता हूं, कह रहा इफ दे आर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट और ऑफेंस। बताना मुझे, दोषी करार दिए गए, अगर किसी डायरेक्टर को दोषी करार दिया गया या उसको जेल हो जाती है, सेंटेंस मतलब होता है इंप्रिजनमेंट, उसे अगर सजा हो जाती है, आई कैन यूज दी वर्ड इंप्रिजनमेंट, जेल को बोलते हैं, या यहां यूज करूंगा सजा।
अगर सेंटर में सजा मिल जाती है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्टर को कॉन्विक्ट दोषी करार दिया गया और कम से कम 6 महीने की जेल भुगत के आया है, याद आया 6 मंथ वाला केस, 6 महीने की जेल में अगर वो रह के आया, तो बताओ मुझे क्या डायरेक्टर रखोगे? नहीं, तब भी निकाल दोगे। नेक्स्ट पे आते हैं, इफ दे हैव नॉट अबाइडेड बाय द टर्म्स एंड प्रोटोकॉल। अब बताओ, कंपनी एक्ट के प्रोविजन, कंपनी की बात कर रहे हो, कंपनी के डायरेक्टर उसके प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे, उसके टर्म्स एंड रूल एंड प्रोविजन फॉलो नहीं कर रहे, तब भी क्या करोगे? निकाल दिए जाओगे। नेक्स्ट इज, इफ दे आर वॉलंटरी रिजाइन, ये तो पढ़ चुके हैं रेजिग्नेशन वाला पॉइंट, अगर अपनी मर्जी से रिजाइन करता है तो भी रिमूवल का पार्टी कहलाता है। तो गाइस दिस इज द बेसिस, ये समझना ध्यान से। ये रीजंस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पहले भी हमारे पास अपॉइंटमेंट वाले केस में आ चुके थे, उससे पहले भी आ चुके थे। कैन यू प्लीज टेल मी, ये आइडिया मिल गया कि किन किन रीजंस के ऊपर किसी डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है किस तरीके से रिजाइन होगा, या सॉरी किस तरीके से रिमूव होगा। तो रिमूवल के 3 फेज है गाइस, पहले सुन लो फिर याद कर ले, पढ़ाता हूं डिटेल के अंदर। 3 रीजन है। पहला रीजन है बेटा वॉलंटरी रेजिग्नेशन, जो रेजिग्नेशन हम पढ़ के आए थे वो भी इसका हिस्सा बनता है, तो वो पढ़ चुके हो ऑलरेडी, अभी दोबारा नहीं करेंगे। नंबर 2, जो 2 इंपॉर्टेंट है, कौन से? दूसरा है बेटा हमारे पास में 12 महीने तक अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग को पार्टिसिपेट नहीं करता, तब भी उसे निकाल दिया जाएगा, चाहे बेशक, सुनना ध्यान से, विद और विदाउट सीकिंग द लीव। इसका मतलब विद और विदाउट सीकिंग द लीव। हो सकता है आपने लीव मांगी हो कि भैया सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा, यू आर हैविंग अ वैलिड रीजन, लेकिन ध्यान रखना आपको चांस टू हियर बाद में मिलता है, लेकिन इनिशियली आपको रिमूव कर दिया जाएगा। दूसरा पार्ट बनता है शेयर होल्डर्स की साइड से, कि शेयर होल्डर चाहें तो कभी भी, अगर उन्हें लगता है, जरूरी नहीं कि आपके पास में आपने कोई मिसकंडक्ट किया हो, रिपीट सुनना ध्यान से, बड़ी काम की बात बोल रहा हूं। पहला क्या बोला? रेजिग्नेशन। दूसरा क्या बोला बेटा मैंने? 12 महीने तक बोर्ड मीटिंग होती है ना, बोर्ड मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है। तीसरा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है शेयर होल्डर वाला बात। कहा जाता है कि एग्जांपल के लिए, जरूरी है कि किसी डायरेक्टर ने अगर कोई मिसकंडक्ट किया ही नहीं, कोई दोषी पाया ही नहीं गया, कि तब भी निकाल सकते हो? आंसर इज यस बेटा। शेयर होल्डर एक्चुअली, जो बोलता है पढ़ते रहे बचपन में, शेयर होल्डर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी, वो इसीलिए पढ़ते थे। शेयर होल्डर चाहे तो किसी भी टाइम अगर डायरेक्टर का काम समझ में नहीं आया, उसके काम करने का पैटर्न समझ में नहीं आया, उसके डिसीजन अच्छे नहीं लगे, तो उस केस में भी शेयर होल्डर वोट देके उसे निकाल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर होल्डर वाला पार्ट। चले पढ़े, आओ बात करते हैं। तो लीजिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास में कि वो कौन कौन से डिफरेंट मोड्स हैं, द डिफरेंट मोड्स, वो कौन कौन से डिफरेंट प्रोसीजर हैं जिसके थ्रू रिमूवल हो सकता है। तो पहला है हमारे पास में रेजिग्नेशन वाला पार्ट, जो आपको अच्छे से आता है, जो हमने पढ़ लिया है, वही रेजिग्नेशन वाला पार्ट आप पूरा लिख के आ सकते हो, नंबर 1। अब हमें जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है एब्सेंट फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग फॉर 12 मंथ्स एंड बाय शेयर होल्डर। ये 2 पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में बात करूं तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आपको अपने मॉड्यूल में जो नोट्स मिलेगा वहां पर ये पार्ट दिखा हुआ मिलेगा, इसके बारे में वहां पे खाली हिंट लिया हुआ है, डिटेल में लिखा हुआ ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे नोट्स में कवर करा रहा हूँ डिटेल के अंदर इस पार्ट को। चले आओ, क्योंकि जरूरी थोड़ी है भैया, मैंने पहले कहा था बेटा मॉड्यूल में नहीं है तो क्या हो, हम तो पढ़ेंगे नहीं क्या? एग्जाम में तो आएगा ना, एग्जाम में आएगा वो चीज, हर चीज पढ़ेंगे हमारे पास में। तो लीजिए गाइस, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ रेजिग्नेशन वाले पार्ट से नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बी पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो हम पढ़ चुके हैं रेजिग्नेशन वाला पार्ट, अब बात करते हैं डायरेक्टर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम द बोर्ड मीटिंग फॉर 12 मंथ्स। रिक्वायरमेंट है बेटा, अगर सुनना ध्यान से, अगर कोई डायरेक्टर बोर्ड मीटिंग, भाई एक बात बताओ, यू आर ए पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ है ना? तुम किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो तुम बोर्ड का हिस्सा हो। अब बोर्ड का हिस्सा हो तो बोर्ड की क्वार्टरली बेस पे मीटिंग होती है, पता है? बोर्ड की क्वार्टर बेस के ऊपर, एनुअल नहीं, क्वार्टरली बेस के ऊपर मीटिंग होती है। अब बताओ, अगर बोर्ड की उन मीटिंग में प्रेजेंट नहीं हो, अब अगर बोर्ड की उन मीटिंग्स में प्रेजेंट नहीं हो, वो भी कम 12 महीने तक प्रेजेंट नहीं हुए, अप टू 12 मंथ्स तक तुम थे ही नहीं, तुमने कभी छुट्टी मार ली, कभी गए नहीं, कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, इन दैट केस यू शुड बी रिमूव्ड, आपको हटा दिया जाना चाहिए और हटा दिया जाएगा भी। सुनते हैं ध्यान से बात को, प्लीज समझना ध्यान से बेटा पॉइंट। अब पढ़ते हैं स्टेप वाइज, देखो ध्यान से, इसको मैंने पूरा स्टेप वाइज लिख दिया आप लोगों के लिए। स्टेप नंबर 1 समझना कैसे हटता है, मतलब 12 महीने नोटिस नहीं दिया तो पार्टिसिपेट नहीं किया तब कैसे हटता है। तो यह लोग कहता है, इफ द डायरेक्टर एब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम द ऑल द मीटिंग ऑफ द रिमूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर बोर्ड मीटिंग में से आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे ओवर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने तक अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया, विद और विदाउट सीकिंग द लीव, चाहे लीव मांगी हो या ना मांगी हो, ये बता ना, चाहे लीव मांगी हो या ना मांगी हो, क्या 12 महीने लीव मांगे बैठे तुम लोग कि मैं तो आऊंगा ही नहीं, तो याद रखना, हालांकि लीव अगर मांग भी ली गई 12 महीने के बीच में किसी मीटिंग के दौरान,
रिमेंबर? अब एक बात बताओ, किसी मीटिंग में तो पहुंचोगे ना भाई, क्वार्टरली बेस पे बोर्ड मीटिंग होती, किसी मीटिंग में तो पहुंचोगे ना, या किसी में नहीं पहुंचोगे? अगर किसी में नहीं पहुंचे, यू विल बी रिमूव्ड, आपको हटा दिया जाएगा। लिखा हुआ पढ़ना ध्यान से, इन द एब्सेंस ऑफ बोर्ड मीटिंग दे आर कंसीडर्ड टू हैव वैकेटेड देयर ऑफिस। तो ऐसे केस में उन डायरेक्टर को अपना ऑफिस खाली करना पड़ेगा, दैट मींस यू शुड बी रिमूव्ड, आपको हटा दिया जाएगा एज पर सेक्शन 167। याद रहेगा? क्लियर है? आगे आता हूं। स्टेप नंबर 2 कहता है ए फॉर्म DIR 12। बताओ बेटा, क्या DIR 12 के बारे में लास्ट क्लास में बात हुई थी? हाँ हुई थी सर, रेजिग्नेशन के अंदर हुई थी ना। DIR 12 आपके पास क्या था, याद करो कि सर एक रिटर्न कंसेंट, मैं रिपीट करवा रहा हूं ताकि तुम्हें याद आया सर, रिटर्न कंसेंट देना है कि डायरेक्टर ने अगर उसको रिमूव कर दिया गया तो वो खुद रिटर्न कंसेंट देगा, मुझे निकाल दिया गया, खुद से देगा, रिटर्न कंसेंट देगा। प्लस में कंसेंट के अलावा वो लेटर भी सबमिट करेगा रिटर्न के अंदर कि भैया वो डिस्क्वालीफाइड नहीं था। याद आया? प्लस में रेजोल्यूशन जो पास किया और रेजोल्यूशन की कॉपी, याद आया? याद है? डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में लिखा था हम लोगों ने। तो जवाब दो बेटा, अगर सिंपल सी बात समझना, अगर डायरेक्टर को 12 महीने तक उसने मीटिंग को अटेंड नहीं किया तो उसे रिमूव कर दिया जाएगा, और रिमूवल के बाद में DIR 12 उसे सबमिट करना पड़ेगा ROC को, वो भी कितने दिन में? 30 दिन के अंदर। ये सेम प्रोविजन पहले भी है, ये प्रोविजन आगे भी आने वाला है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को बताना जरूरी होता है, हम पहले जान चुके हैं। व्हेन इट कम्स टू पब्लिक कंपनी स्पेसिफिकली, याद रखना रजिस्ट्रार वो पर्सन है जिससे पब्लिक को इंफॉर्मेशन मिलती है, और आप उसे नहीं बताओगे तो किसको बताओगे? समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो बात करते हैं। पहला क्या बोला सर, रिमूव कर दिए जाओगे, 12 मिनट मीटिंग नहीं किया तो उसके बाद में आप DIR 12 सबमिट करोगे। इसके बाद जब सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल हो जाएंगी, आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मेलिटीज, अब जाके क्या होगा, डायरेक्टर का नेम हटाया जाएगा। कहां से हटेगा पता है? अब सुन लो कहां से नाम हटता है। सर, डायरेक्टर्स नेम विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द डेटाबेस ऑफ MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे आपकी कंपनी का जब लिस्टिंग होता है, इनकॉर्पोरेशन होता है, तो बेटा वहां पर आपकी कंपनी के सभी डायरेक्टर्स के नाम होते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन होती है। याद रखना, MC की वेबसाइट पे उसकी डेटाबेस से आपका नाम हटा दिया जाएगा। कंपनी तो हट ही जाएगा, डेटाबेस MC की वेबसाइट से भी नाम हट जाएगा। और जब वहां से हट जाता है तब कहते हो एक्चुअली रिमूवल हुआ है। याद रखना, वहां से हटने में बोलते हो कि रिमूवल हो गया है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आगे आता हूं, नेक्स्ट पे आता हूं। द नेक्स्ट इज कॉल्ड गाइस शेयर होल्डर वाला पार्ट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शेयर होल्डर चाहे तो किसी भी वक्त पर, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, शेयर होल्डर चाहे तो किसी भी वक्त पर डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ, वोटिंग पावर उनके पास में, राइट उनके पास में, अनलेस इरेस्पेक्टिव कि तुम काम कर रहे हो, तुमने मिसकंडक्ट नहीं किया, तब भी निकाल सकते हैं ना। पॉसिबली कि अगर तुम्हारा काम गुड फेथ में नहीं है, तुम्हारा काम प्रॉपर नहीं है, तुम्हारी डिसीजन मेकिंग से लॉस हो रहा है, निकाल देंगे आपको। समझते हैं, बात करते हैं। तो पॉइंट समझना, कह रहा है ए नोटिस कैसा निकलता है, स्टेप सुन लो। स्टेप नंबर 1 क्या है? ए नोटिस इज सेंड टू ऑल द शेयर होल्डर, सारे के सारे शेयर होल्डर को एक नोटिस भेजा जाएगा, किस बात का? फॉर ए बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड। सबसे पहले तो आप शेयर होल्डर को ये बताओगे कि एक बोर्ड मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट हो रही है, कि हमें एक बोर्ड मीटिंग करनी है जो कि 7 दिनों के अंदर अंदर हम कर लेंगे, मतलब विद इन 7 डेज आपको नोटिस देना पड़ेगा। विद इन 7 डेज आपको एक मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी, बोर्ड मीटिंग, जिसकी इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर को दोगे। रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड मीटिंग करनी है, लेकिन ये कौन कर रहा है? ये बोर्ड ही कर रहा है, ध्यान रखना। BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही ये नोटिस सेंड करेंगे कि भैया शेयर होल्डर को बताएंगे कि हमको एक मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट है। कौन सी? बोर्ड मीटिंग, नंबर 1। उसके बाद क्या है? नंबर 2 समझना, रेजोल्यूशन इज पास टू हैव जनरल मीटिंग, और उसी मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होगा जिसे बोलते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा? बोर्ड रेजोल्यूशन। उसी मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास होगा, बोर्ड मीटिंग है, कौन सा? बोर्ड रेजोल्यूशन। वो भी कैसे? विद द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। याद रखना, रिपीट कर रहा हूं, अगर शेयर होल्डर ने बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट को ठुकरा दिया, उस पे फेवर नहीं दिया, तो बोर्ड मीटिंग को आप रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते, याद रखना। तो बोला शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए, इस केस में बता रहा हूं स्पेसिफिकली, शेयर होल्डर के अप्रूवल के बाद में बोर्ड मीटिंग बुलाई, बोर्ड मीटिंग के बाद रेजोल्यूशन पास किया। अब क्या होगा? इतना काफी है? हो गया? नो, पहली तो अभी बोर्ड की बात हुई है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसीजन ले लिया, शेयर होल्डर को बता दिया, इंफॉर्मेशन दे दी, रेजोल्यूशन पास हो चुका है। क्या शेयर होल्डर से अप्रूवल नहीं लोगे? अप्रूवल मीटिंग का दिया है, एनुअल जनरल मीटिंग का वेट करोगे नहीं करोगे? आओ दिखाता हूं। या EGM का वेट करोगे नहीं करोगे? आओ दिखाता हूं। तो पहला तो हो गया, बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो गया पहले पार्ट के अंदर, क्लियर हो गया? तो मतलब याद रखना, अगर किसी को रिमूव करना है बाय शेयर होल्डर तो रिक्वायरमेंट स्टेप यू चलती है, स्टेप नंबर 1 और 2, पहले ये दोनों फॉलो होंगे। चले, जब ये दोनों फॉलो हो जाएंगे तब आएगी सेकंड मीटिंग की बारी। अभी खत्म ना, निकाला नहीं जाएगा, अभी निकाला जाएगा, देखो ध्यान से,
किस तरीके से निकाला जाए। स्टेप नंबर 3 कहता है मेरे लाल, आफ्टर प्रोवाइडिंग 21 डेज नोटिस, 21 दिन का नोटिस दिया जाएगा, द सेकंड मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर इज हेल्ड टू वोट ऑन दी रेजोल्यूशन पास अर्लियर। दैट मींस जो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या बोल रहा हूं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने रेजोल्यूशन पास किया उसके ऊपर वोटिंग होगी, उसके ऊपर वोटिंग होगी शेयर होल्डर्स की, उसके ऊपर वोटिंग होगी कि एक्चुअली अब बताओ वोट में कि फेवर में हो या नहीं हो। प्लस में क्या बोला, कितने नोटिस है, नोटिस ऑफ 21 डेज, डायरेक्टर में कितना था 7 दिन, यहां कितना है 21 दिन। आपके पास शेयर होल्डर के लिए जो मीटिंग बुला रहा है ना, एजीएम वाला पार्ट, एजीएम वाला पार्ट, उसमें 21 दिन का नोटिस दिया जाता है। अर्जेंट है तो एजीएम आएगी, वेट में टाइमली चल रहा है तो एजीएम वाला पार्ट काउंट करते हैं, ठीक है। अब बात समझना, उसके बाद में हु इज बीइंग रिमूव्ड डायरेक्टर बाय शेयर होल्डर हु विल बी अलाउड टू स्पीक ऑन देयर रिमूवल। अब बताओ, जिस भोले भाले इंसान को तुम निकाल रहे हो, बताओ क्या उसे अपनी सुनवाई का मौका भी नहीं दोगे? क्या उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ऑफ बीइंग हर्ड? सर मिलेगी, लो की रिक्वायरमेंट है। लो कहता है भैया जो सेकंड मीटिंग होगी उसके अंदर शेयर होल्डर के सामने उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि उसको भी सुनने का मौका मिलेगा भैया, कि तू भी अपनी बात बोल ले। तो ये रिक्वायरमेंट फुलफिल की जाएगी। उसके बाद क्या है, जब ये सारा काम हो जाएगा, ऑप्शन मिल गया, फिर भी डिसीजन लिया गया शेयर होल्डर की साइड से कि ठीक है इसे निकाल दो, इसका रिमूवल वैलिड है, इसको निकाल सकते हैं। अब जाके कहानी में ट्विस्ट आएगा, फिर अगेन वही कहानी कि भैया आपको DIR 12 सबमिट करना पड़ेगा, आपको DIR 12 सबमिट करना पड़ेगा विद अ बोर्ड रेजोल्यूशन, वो वाला, और दूसरा कौन सा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, जो किसमें पास हुआ। याद रखना, जब शेयर होल्डर पास करते हैं ना, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी भी हो सकता है और स्पेशल भी हो सकता है। तो क्या हुआ, पहले कौन सा पास हुआ, बोर्ड वाला, फिर कौन सा पास हुआ, ऑर्डिनरी या स्पेशल वाला। उसके साथ में 30 दिनों के अंदर ROC को सबमिट करना पड़ेगा कि भैया देखो फाइनली हमने इसको निकालने का डिसीजन ले लिया और हम इसको निकाल चुके हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, तुम्हें याद हो जाएगा हैंड टू हैंड। पहला क्या बोला, शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन के साथ में बोर्ड मीटिंग बुलाएगा 7 दिनों के अंदर, उसके बाद उस मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, ठीक है। तीसरा केस, अब जो मीटिंग पहले हुई, रेजोल्यूशन पास हो चुका है, उसके ऊपर शेयर होल्डर्स अपना रिव्यू देंगे, मतलब उसके ऊपर वोट देंगे कि वो उसको लेकर अग्री करते नहीं करते, और प्लस में वो एक नया रेजोल्यूशन पास करने से बोलते हैं ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे, रिमेंबर। फिर उसके बाद में ROC को इंटीमेशन, ROC को इन दोनों रेजोल्यूशन के साथ में बाकी डॉक्यूमेंट, कंसेंट वाला पार्ट, लेटर वाला पार्ट, वो सबमिट किया जाएगा। जब ये सब कुछ हो जाएगा तब बारी आएगी बेटा किसकी, कि अब जाके उसका नाम रिमूव कर दिया जाएगा MCA के डेटाबेस के साथ में, MCA के डेटाबेस के साथ में, प्लस में उसकी वेबसाइट से भी, याद रहेगा। तो MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे से आपका नाम हटा दिया जाएगा। एंड दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो याद रहेगा, बोलो क्लियर है बेटा। फर्स्ट तो हम पहले पढ़ ही चुके थे रेजिग्नेशन वाला पार्ट, किसी बच्चों को लगा अरे सर ने कराया नहीं, बेटा जाके देख लेना। रेजिग्नेशन जो हमने लास्ट क्लास में किया था ये वही पार्ट है बेटा पूरा, बस को स्टेप में लिख दिया मैंने, कुछ नहीं फर्क है। रिमेंबर, आप नोट लोगे, नोटिस दोगे, वो सारी बातें लिखी हैं DIR वाली बात, और थेम टू थेम पार्ट लिखा हुआ है। चले तो लीजिए गाइस, ये पार्ट हमारा था रिमूवल के बारे में, ये खत्म हो गया। किसी को फिर भी डाउट रहे तो फिर पूछ लेना मुझसे। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। द नेक्स्ट वन इज, हम पढ़ने वाले में लाल कौन सा, रेम्यूनरेशन, पैसा पैसा पैसा। सेक्शन 197 198 बात करता है बेटा रेम्यूनरेशन के बारे में। अब बता रहा हूं कौन सा। सेक्शन 197 बताता है बेटा रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा, क्या लिमिटेशंस है, क्या लिमिट है, रिमेंबर। और सेक्शन 198 बताता है मैनर के बारे में, कि जो प्रॉफिट जिस पे रेम्यूनरेशन मिलता है, जो कैपिटल का पार्ट है, वो किस मैनर में मिलेगा। मतलब आई कैन यूज द वर्ड, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनर किस तरीके से मिलेगा, दैट इज डिफाइंड अंडर 198। कितना मिलेगा, द लिमिट इज डिफाइंड अंडर द 197। अब बात आती है 2 पॉइंट के ऊपर कि रेम्यूनरेशन कितना हो सकता है, और इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पहले भी आया और आगे भी आएगा, ध्यान रखना। बात करें, चलो सुनते हैं। सुनो 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 भाई लोगों, पैसा, पहली बात तो रेम्यूनरेशन होता क्या है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फैक्टर में पढ़ चुके हैं, ग्रेजुएटी में पढ़ चुके हैं। मतलब सिंपल सी बात, कोई पर्सन तुम्हारे लिए काम कर रहा है, पैसा नहीं दोगे उसको, दोगे। नॉर्मली बोलते हैं ना डायरेक्टर को सैलरी मिलती है, तो सैलरी कितनी मिलती है और मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है, क्वेश्चन ये भी बनता है ना। आओ बताता हूं। सेक्शन नंबर 2 सब सेक्शन 78 में रेम्यूनरेशन डिफाइन किया गया। इसका मतलब होता है एनी मनी, कोई भी पैसा, और इक्विवेलेंट ग्रांटेड और डिलीवर्ड टू एनी पर्सन फॉर हिज सर्विसेज डन।
जो भी किसी पर्सन ने सर्विस दी उसके बदले जो पैसा दे रहे हो, सेम एज लाइक हियर, डायरेक्टर्स ने जो अपनी सर्विस दी तो उसके लिए आप उसे जो पेमेंट दे रहे हो, जो पैसा दे रहे हो, मनी दे रहे हो, दैट विल बी कंसीडर एज रेम्यूनरेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, परक्विजिट्स मतलब जो बेनिफिट, एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो, इंसेंटिव्स दे रहे हो, वो भी इसके पार्ट में आते हैं। हालांकि परक्विजिट की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में लिखी जाती है, लेकिन ध्यान रखना यहां हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं कंपनी एक्ट के बारे में। कंपनी एक्ट इस बात को डिफाइन करता है कि वो परक्विजिट जो कि टैक्स डिपार्टमेंट देता है, प्लस में वो, और प्लस में कोई भी पैसा जो डायरेक्टर को मिलता है। तो शॉर्ट में याद रख लो, डायरेक्टर को मिलने वाला कोई भी पैसा उसकी सर्विसेज के बदले, दैट विल बी कंसीडर एज रेम्यूनरेशन। याद रहेगा। मेन मुद्दा, मेन क्वेश्चन मीनिंग पे नहीं आता, इसमें मेन क्वेश्चन आता है बेटा इसके ऊपर, सुनना ध्यान से। मेन क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। कौन सा क्वेश्चन है? रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 197। इस सेक्शन के अंडर क्या पैसा मिलेगा? अब याद करा दूं पहले, फिर पढ़ लेंगे, ठीक है? सुनो ध्यान से, याद कराता हूं पहले। याद रखना आज के बाद हमेशा, हमेशा याद रखना, किसी भी कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर वहां पे जो डायरेक्टर काम कर रहे हैं, डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर्स, उन सब का पैसा, उन सब का जो पैसा होगा बेटा, वो 11% ऑफ दी, मैक्स टू मैक्स 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ऊपर नहीं हो सकता। रिपीट कर रहा हूं, अगर टोटलिटी में जितने भी वहां पे डायरेक्टर काम कर रहे हैं उन सब का पैसा, एमडी की बात कर रहा हूं मैं, चेयरपर्सन की बात कर रहा हूं, याद रखना, उन सब का पैसा 11% से ऊपर नहीं होगा। किसका 11%? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ऊपर नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर किसी कंपनी के अंदर सिर्फ एक ही डायरेक्टर है, सुनना ध्यान से, ये बात की मैंने सबको मिला के 11% वाली बात, लेकिन अगर किसी कंपनी में ओनली देयर इज ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर या वन एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों में से कोई भी एक है, तो उस केस में 11 नहीं अप्लाई होगा, 5%। तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट विल बी एप्लीकेबल, मैक्सिमम है। अगर लोअर तो हो सकता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अगर लिखा हुआ कि 3% देंगे, 3 ही काउंट होगा, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन पूछूं? क्वेश्चन पूछता हूं। किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ, सुनना ध्यान से, पहले क्वेश्चन सुनना फिर रिप्लाई करना, ठीक है? किसी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि डायरेक्टर को सिर्फ 1% ऑफ द नेट प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है? लेकिन एज पर द प्रोविजन मेंशन है कि मैक्सिमम 5% मिल सकता है। बताओ कौन सा लेके चलोगे? सोचो कौन सा कंसीडर करोगे, क्या आंसर आएगा आपका? आप 1% को टेक करोगे या आप बात करोगे उस 5% के बारे में? आंसर इज जो आर्टिकल्स ने मेंशन कर दिया तब। आर्टिकल्स ने मेंशन नहीं किया तो आप ये वाला लेके चलते हो। तो याद पढ़े, अब पढ़ते हैं। पहला पॉइंट सुनना मेरे लाल, पहला कौन सा है? कह रहा भैया कौन कौन से मेथड है, पहला समझना। सर अगर बात करते हैं पब्लिक कंपनी की, ए पब्लिक कंपनी के केस में नॉट मोर देन 11% ऑफ नेट प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन 11% से ऊपर का नहीं हो सकता। ना 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 ना, है ही नहीं। टोटलिटी के लिए बोल रहा है, जानना। वो भी कैसे? उसका मैनर कहां लिखा है? सेक्शन 198 में जो तरीका लिखा हुआ है उस तरीका फॉलो करो। तरीका आपके सिलेबस में नहीं है, नॉर्मली ध्यान रखना, ठीक है? बट तरीका फिर भी मैं बता रहा हूं कि कौन सा है। नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको पता कैसे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस वाला पार्ट कैलकुलेट करेंगे, पूरा मिलाएंगे पैसा, और फाइनली जो अमाउंट आएगा नेट प्रॉफिट के अंदर ग्रोस में से लेस करके, उसके बाद उसके ऊपर 11% से ऊपर नहीं हो, कम हो सकता है। 11 ही नहीं है, 11 मैक्सिमम लिमिट है बेटा, इससे नीचे हो सकता है। बोलो क्लियर है? दूसरा पार्ट बोला, चाहे एमडी था या होम डायरेक्टर, सबको मिला के बात कर रहा 11% की। दूसरी बात कर रहा हूं, अगर किसी कंपनी में सिर्फ एक ही एमडी है या होल डायरेक्टर है, या तो एमडी रखा हुआ है या होल टाइम डायरेक्टर रखा हुआ है, तो बोला भैया उस केस में क्या होगा? शेल नॉट एक्सीड 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। याद रखना, अगर एक है तो उस लिमिट, उसकी लिमिट कितनी है? मैक्सिमम 5%। याद रखना, मैं यूजिंग द वर्ड, आई एम यूजिंग द वर्ड, इट इज मैक्सिमम बेटा, ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर जा ही नहीं सकता, इट इज मैक्सिमम। हालांकि ध्यान रखना, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है कि मीटिंग्स के अंदर रेजोल्यूशन पास करके बढ़ा सकते हो तो बढ़ा भी अलाउ है, लेकिन ऑलरेडी अगर मैं मेंशन करता हूं तो नॉर्मली मैक्सिमम लिमिट एज पर दी एक्ट 11 और 5 ली गई है। क्लियर है? सेम बात यहां भी लिखी हुई है, सुनो ध्यान से बात को, कि टोटल अगर बात करते हैं कि एक से ज्यादा लोग हैं तब भी बेटा दैट विल नॉट बी मोर देन 11%। तो 11% की लिमिट मैक्सिमम लिमिट है रेम्यूनरेशन को लेके। सिंगल इंसान है, सिंगल एमडी है, सिंगल मैनेजर है, सिंगल होनो डायरेक्टर है, तो उस केस में 5% से ऊपर नहीं हो सकता। कम अलाउड है, ऊपर अलाउड नहीं है। समझ में आ गया? दिस इज बेस कौन सा है? इसको बोलते हैं रेम्यूनरेशन कितना मिलेगा। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ता हूं, आगे आते हैं। लिसन टू मी, अब बात करते हैं कुछ ऐसे एक्सेप्शनल पॉइंट की, एग्जम्पशन वाले पॉइंट की। अब बात समझना, सोचो आप लोग कौन बनोगे फ्यूचर में? अभी भी क्या हो, आगे बनोगे प्रोफेशनल्स। हम लोग कौन है? प्रोफेशनल्स हैं। अब बताओ, अगर बीइंग ए प्रोफेशनल पर्सन मुझे भी किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, सुनना बड़े प्यार से सुनना, क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
मुझे भी किसी कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, आई एम आल्सो प्रोफेशनल। तो अगर मैं उस कंपनी को डायरेक्टर होने के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रहा हूं, और वो मुझे उस प्रोफेशनल सर्विस का पैसा दे रहे हैं, क्या बोला, वो मुझे उस प्रोफेशनल सर्विस का पैसा भी दे रहे हैं और मुझे डायरेक्टर वाली सैलरी भी दे रहे हैं, तो तब बताओ क्या मेरा प्रोफेशनल जो फीस मेरी आ रही है, क्या वो मेरे उस डायरेक्टर वाले रेम्यूनरेशन का हिस्सा बनेगी? सोच के देखो, पहले गेस करो, फिर आगे बढ़ाऊंगा, बताओ क्या वो हिस्सा बनेगी? सोचो एक बार, मन से पूछो, यार प्रोफेशनल सर्विस दी, पैसा इसके अंदर, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन अलग पार्ट है, नहीं बनती है। ध्यान रखना, इसके लिए भी रिक्वायरमेंट से कब बनती है, आओ दिखाता हूं, सुनना ध्यान से, अलग पॉइंट है। कह रहा भैया, when the payment is given to director for professional services supplied to the company, अगर किसी डायरेक्टर को आओ अपने उसकी प्रोफेशनल सर्विसेज के बदले पैसा दिया विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई थी, तो कह रहा, लोग कहता है इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द लिमिट। तो बेटा जो हमने लिमिट लिखी है ना 11% वाली और 5% वाली, ये उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ये उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। कब? दो बातें मेंशन स्पेसिफिकली बोल रहा है, दो रिक्वायरमेंट कौन सी? पहली रिक्वायरमेंट बोलता है सर्विस प्रोफेशनल नेचर की होनी चाहिए, सर्विस प्रोफेशनल नेचर की होनी चाहिए। नंबर टू, नॉमिनेशन या रेम्यूनरेशन कमिटी ये मानती है कि जो डायरेक्टर था उसको उसकी वो पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन है कि वो प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकता है। मतलब इन शॉर्ट, इफ यू आर हैविंग दी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, रिमेंबर सीओपी आपके पास में है, दैट इज, या उस केस में आपको अलाउड है। रिपीट कर रहा हूं, प्रोफेशनल सर्विस दे रहे थे, उसका पैसा मिल रहा था, और नॉमिनेशन या रेम्यूनरेशन कमिटी जो होती है कंपनी में, वो डिसाइड करती है, बिलीव करती है कि नहीं यार, ये जो काम इसने करके दिया है ये इसकी डायरेक्टर वाली सर्विस से अलग सर्विस है, उससे अलग सर्विस है। इन दैट केस दैट अमाउंट ऑफ प्रोफेशनल सर्विस विल नॉट बिकम ए पार्ट ऑफ योर रेम्यूनरेशन गाइस। आप फ्री हो चीज से, वो अलग पैसा काउंट होगा हमारे पास में। समझ में आया? तो ये पार्ट हमारे पास किसका था बेटा? बेटा हमारे पास में ये आपका एग्जम्पशन वाला पार्ट है। आगे बढ़ू, अब कुछ पार्ट जो एडिशनल दिखाता हूं, जो आपके पास में मॉड्यूल में नहीं दिया, बट एग्जामिनर विल आस्क ए क्वेश्चन ऑन दिस, पूछ सकता है बेटा। तो मैं हर वो जजमेंट ले रहा हूं जहां से क्वेश्चन बन सकता है, गारंटी है। इतना कवर कर लिया, इसके अलावा आपको कुछ भी और पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इस टॉपिक में से, आई एम डैम श्योर ऑन दिस। ट्राई कर लेना क्वेश्चन करके, एकदम एडवांस बता रहा हूं, सुनो ध्यान से, बात करते हैं। चलो, ओके, मैक्सिमम हम बच्चों को देखा, अरे मॉड्यूल में 4 लाइन लिख के 4 नो, अगर मॉड्यूल में कोई टॉपिक दे दिया गया तो उस टॉपिक के रिगार्डिंग जो कंसर्न टॉपिक्स हैं वो करने पड़ते हैं, और डायरेक्टर वो टॉपिक है आपके सिलेबस का जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा बेटा। चले, अब सुनते हैं प्रैक्टिकली इंडिया के अंदर अगर मान लो किसी कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं गेन किया, एग्जांपल दूं, कोविड के टाइम पे बात करता हूं, कोविड के टाइम में कंपनीज में मान लो प्रॉफिट बहुत कम हो गया, रिमेंबर प्रॉफिट आया ही नहीं, ये पैसा ही नहीं आया, रिमेंबर नो प्रॉफिट या लेस प्रॉफिट, तो ऐसे केस में क्या पैसा नहीं मिलेगा डायरेक्टर को? सोचो, क्या ऐसी कंडीशन में डायरेक्टर को पैसा नहीं मिलेगा? सर मिलेगा। कैसे मिलता दिखाता हूं, और ये लिमिट क्या है, लिमिट बढ़ा दी गई है, पहले कम थी। चले आओ दिखाता हूं, लेट मी शो यू। सुन लो खाली, ये नोट कर ध्यान रखना खाली क्या क्या लिखा है। देखो, कंपनी के अंदर अगर इनसफिशिएंट प्रॉफिट है या फिर प्रॉफिट नहीं है किसी भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, ठीक है, तो उस केस में लो कहता है भैया नॉर्मल केस में पेमेंट नहीं मिलेगी, नॉर्मल केस में प्रॉफिट नहीं तो पैसा नहीं, लेकिन कुछ अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, ये वाली, तो तब मिलेगा। रिपीट कर रहा हूं, अगर प्रॉफिट नहीं है तो रेम्यूनरेशन नहीं है, लेकिन क्या बोला, अगर उस कंपनी के अंदर कैपिटल के अमाउंट 0 से लेके 5 करोड़ रुपए तक, अप टू 5 करोड़ रुपीस, तो साल का रेम्यूनरेशन कितना बनता है? 60 लाख रुपए। याद रखना, ये लिमिट दे दी गवर्नमेंट ने, लिमिट दी है, एक्ट में लिमिट दी गई है, 60 लाख रुपीस का रेम्यूनरेशन मिलेगा उसको, फिक्स है, ध्यान रखना। 5 करोड़ से 100 करोड़, ये कब के लिए बोल रहा पता है? अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैपिटल बेस पे काउंट करोगे। रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट नहीं हुआ तो कैपिटल बेसिस के ऊपर फिक्स अमाउंट कर दी जाएगी, यहां पे ये की है गवर्नमेंट ने। तो पहला क्या है, 5 करोड़ तक है तो 60 लाख का रेम्यूनरेशन, 5 करोड़ से 100 करोड़ तक की कैपिटल लगी है तो उस केस में 84 लाख का रेम्यूनरेशन मिलेगा। 100 करोड़ से 250 करोड़ का कैपिटल है तो उस केस में 120 लाख, 1 करोड़ 20 लाख का रेम्यूनरेशन मिलेगा। और अगर 250 करोड़ या उससे ऊपर की कैपिटल है किसी कंपनी के अंदर लगी हुई है तो 101 करोड़ 20 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख तो फिक्स है,
प्लस में 0.01% ऑफ द एक्सेस ऑफ 2250 करोड़। 250 करोड़ पर जितना भी होगा उसका 0.01% का हिसाब से निकाल के प्लस में 120 लाख जोड़ के आप उसे रेम्यूनरेशन पे करोगे। दिस इज द करंट बेस बेटा, ये अभी वाला है, एक्चुअल वाला है। ये कब के लिए बोला गया कि अगर किसी कंपनी में प्रॉफिट नहीं है तो आपके मॉड्यूल में पार्ट नहीं दिया गया है, ध्यान रखना, बट इट इज एप्लीकेबल व्हेन द टॉपिक इज देयर, रेम्यूनरेशन का पार्ट दिया गया है तो ये अप्लाई होगा हमारे पास में। समझ में आया? चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट पे आता हूं गाइस। अब बताओ मुझे, अभी जो प्रोविजन पढ़े कि भैया देना पड़ेगा देना पड़ेगा, अब बताओ अगर कोई कंपनी या कोई पर्सन, डायरेक्टर की बात कर रहा हूं, डायरेक्टर की या कंपनी की, दोनों की बात कर रहा हूं, अगर डायरेक्टर्स की साइड से डिफॉल्ट हुआ, डायरेक्टर्स ने इस सेक्शन को फॉलो नहीं किया, 197 198 के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया, या फिर कंपनी ने फॉलो नहीं किया, तो छोड़ दोगे क्या उनको? क्या क्या लगता है कि लो बोले कोई बात नहीं, जाओ 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 जी लो अपनी जिंदगी? नो, ध्यान रखना, पेनल्टी है, ध्यान रखना। तो इसको बोलते हैं इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, आई कैन यूज द वर्ड in case of contravention of provision। तो contravention of provision अंडर सेक्शन 197 वाला पार्ट और 998 वाले पार्ट में क्या बोलता है, सुनना ध्यान से बेटा। अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ, अगर फेल हो गया, तो अगर इस सेक्शन के प्रोविजन फेल कर दिया आपने, नहीं दिया पैसा, नहीं निकाला, नहीं दिया, रिमेंबर ये कम दिया, ज्यादा दिया, उस सिचुएशन में दे वुड बी सब्जेक्ट टू फाइन ऑफ ₹1,00,000। तो इंडिविजुअल के ऊपर कितना फाइन लगेगा? इंडिविजुअल में फाइन है ₹1,00,000 का फाइन है इंडिविजुअल के ऊपर। अगर कंपनी फेल करती है, कंपनी से डिफॉल्ट हुआ, तो ₹5,00,000 तक का फाइन है। याद रखना, 5 लाख का फाइन कंपनी के ऊपर है और 1 लाख का फाइन किसके ऊपर बेटा? किसके ऊपर? आपके उन इंडिविजुअल्स के ऊपर, डायरेक्टर्स के ऊपर जिन्होंने डिफॉल्ट किया, जिन्होंने प्रोविजन फॉलो नहीं किए। बोलो याद रहेगा। और ये टॉपिक था हमारा रेम्यूनरेशन वाला पार्ट, इससे इस पे ऊपर आ ही नहीं सकता, ना ही मिलेगा आपको। समझ में आ गया? मैंने आपके मॉड्यूल से ज्यादा पार्ट करवाया इसके अंदर, कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो आगे बढ़ू, नेक्स्ट पे आता हूं। चलो अब आते लास्ट बात, उसके बाद बेटा डायरेक्टर का पूरा टॉपिक खत्म, खत्म, थर्ड क्लास ए वाली। इसके बाद में पूरा पार्ट खत्म हो गया डायरेक्टर का, मॉड्यूल खोल लेना, आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट पे आता हूं बेटा, पावर्स ऑफ डायरेक्टर। बड़ा बेसिक फंड है, सुनना ध्यान से। बीइंग ए डायरेक्टर जो कि डिसीजन मेकिंग रखता है, रिमेंबर मैनेजिंग पार्ट में हैंडल कर रहा है, तो क्या उसके पास कौन कौन सी पावर्स होती हैं? गेस करो कौन कौन सी पावर होगी। पता है डिसीजन लेने के बाद, तो कौन डिसीजन ले पाएगा दिखाता हूं, लिसन टू मी। तो बीओडी डायरेक्टर के पास में पावर के अंदर कौन कौन सी? पहला पढ़ते हैं, नंबर 1, मेक कॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी एंड पेड ऑन शेयर। अगर बताओ, अगर कोई पब्लिक कंपनी है, सुनना, अगर कोई पब्लिक कंपनी है और पब्लिक कंपनी ने अगर क्या किया, सिक्योरिटी इशू की थी, दैट मींस लिस्टेड कंपनी है, अगर एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी सिक्योरिटी इशू करती है और सिक्योरिटी पर शेयर होल्डर पैसा नहीं देते, तो क्या उसे मंगवाने का राइट किसके पास है? पावर किसके पास है? बीओडी इज हैविंग दैट राइट बेटा। नंबर 2 पे आता हूं, कॉल मीटिंग ऑन सुओ मोटो बेसिस, अपनी मर्जी से, याद आया ना, सुओ मोटो सेल्फ डिसीजन, मीटिंग बुला सकते हैं। ओके आगे आता हूं और सुन लो, इशू शेयर, शेयर डिबेंचर्स बॉन्ड या अदर सिक्योरिटी इशू कर सकते हैं कंपनी के नाम पे, बिहाफ पर। आगे आता हूं, पैसा उधार ले सकते हैं और पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। आगे आता हूं, अप्रूव फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट, याद रखना, बोर्ड रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव कौन करता है? ये अप्रूवल पहले कौन करता है? बीओडी करते हैं बेटा। नेक्स्ट पे आता हूं, अप्रूव बोनस टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को प्रॉफिट मिलने पर कितना बोनस मिलेगा, कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो एम्प्लॉय को कितना बोनस मिलेगा, वो भी बेटा बीओडी डिसाइड कर रखते हैं, पावर रखते हैं। डिविडेंड डिक्लेयर करने का पार्ट भी किसके हाथ में है? बीओडी के पार्ट में। लोन देना है या किसी को गारंटी देनी लोन के ऊपर, तो उस केस में भी बीओडी के पास ये पावर है। बायबैक ऑफ शेयर, कि अपनी सिक्योरिटी वापस मंगवानी है, ये भी डिसीजन किसके पास होता है बेटा? अभी सुना होगा आप लोगों ने, विप्रो ने, जेनपेक्ट ने, विप्रो कंपनी ने बायबैक किया। बायबैक कब होता है? कि जो सिक्योरिटी बेच दी थी तो कंपनी के पास इतना पैसा हो गया, बोला ना हमारी सिक्योरिटी वापस कर दो, और वापस क्या कर दिया? अच्छे रेट के ऊपर शेयर होल्डर से शेयर वापस ले लिया और पैसा दे दिया उनके बदले, उसको बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड अमलगमेशन, मर्जर और टेक ओवर। ये आप अकाउंट में पढ़ते हो बेटा, कंपनीज का मर्जर है, कंपनी को मिलाना है, एक्वायर करना है, अमलगमेट करना है, उसके लिए भी डिसीजन किसके हाथ में होते हैं? डायरेक्टर्स के हाथ में होते हैं। नेक्स्ट इज कॉल्ड डाइवर्सिफाई द बिजनेस, अगर बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस फील्ड में आपका बिजनेस काम कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसमें अगर मान लो सीमेंट का बिजनेस कर रहे हो, बोलो नहीं हम टेलीकॉम में भी आएंगे, हम टेलीफोन बिजनेस में भी आएंगे और बिजनेस में भी आएंगे, तो टेल मी, बताओ मुझे, ऐसी कंडीशंस के अंदर डिसीजन कौन लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही देते हैं। एंड दीज आर द पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स गाइस। और यहां पर खत्म होता है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और इवन डायरेक्टर का कंप्लीट चैप्टर हमारे पास में। इतना कंटेंट था, इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि हमने एक्स्ट्रा एडिशनल कवर किया है। होपफुली अच्छा लगा हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए कौन सा गाना गाओ जाओ, बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन,
कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बाय बेटा, बाय, टेक केयर। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA Intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा। उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।